ये करंट अफेयर की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं 1 फरवरी से 27 फरवरी के बीच के करंट अफेयर को। जितना भी करंट अफेयर 1 फरवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच में इम्पोर्टेंट है और यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी टॉपिक्स, उनका हम विश्लेषण लेकर आए हैं। और इसमें क्या क्या है देख लेते हैं। देखिए, पर्यावरण सुधार है, डिजिटल बदलाव आए हैं, साइबर सुरक्षा, शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियाँ, वैश्विक कूटनीति शामिल हैं। ये यूपीएससी के उम्मीदवार को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जीएस के अध्ययन, सामान्य अध्ययन में आता है पेपर में। जीएस 1, 2, 3, 4 ये जितने पेपर है इसके ऊपर ये हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम सिलेबस के ऊपर एक वीडियो बना देंगे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर सिलेबस जाकर पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो अपनी। पहला हमारा एडिटोरियल है, यूएस रसिया की, अमेरिका रसिया की नई मित्रता, जो कि यूक्रेन विवाद चल रहा था उसके लिए, और यूएस ने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने हस्तक्षेप किया है। इसके वजह से अब उनके रिश्ते अच्छे हो गए हैं। देखते क्या क्या बात है। यह बताता है कि कैसे पारंपरिक विरोधाभासी संबंधों के बावजूद हाल के राजनीतिक आर्थिक दबावों के चलते अमेरिका और रूस के बीच कुछ सीमाओं पर सहयोग की संभावना उभरी है। ये डोनाल्ड ट्रंप के वजह से ही हुआ है, क्योंकि वही आगे बढ़कर इसके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं रसिया के साथ। बहुत सा घाटा उनको हो रहा है, रसिया को भी घाटा हो रहा है, तो वो इन सब चीज़ों से अलग होना चाहते हैं। तो इसलिए अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आगे आकर बोला है कि हम अपना विवाद सुलझा लेते हैं। इतिहास और इसके संदर्भ, मतलब इतिहास में ऐसा क्या हुआ है और कि रसिया से अमेरिका की दोस्ती बिगड़ी है, किस वजह से बिगड़ी है, इसके बारे में जान लेते हैं। 2014 में क्रीमिया के अनुकरण और उसके बाद यूक्रेन में रूसी हस्तक्षेप ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव को जन्म दिया है। पारंपरिक रूप से अमेरिका ने यूक्रेन का समर्थन किया है और रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। अब नया मोड़ आया है, दोस्ती ये हुई है तो एक नया मोड़ आया है, क्योंकि ये दो बड़े देश जब से स्थापित हुए तब से लेकर आज तक कुछ ना कुछ लड़ाई होती रही है। दोस्ती का हाथ कभी बढ़ा ही नहीं है। ये तो एक नया मोड़ है। वर्तमान परिदृश्य में आर्थिक दबाव, ऊर्जा संकट और वैश्विक राजनीतिक अस्थिरता के चलते अमेरिका ने कुछ मामलों में रूसी सहयोग के संकेत दिखाना शुरू कर दिया है। पश्चिमी प्रतिक्रिया क्या हुई है जब अमेरिका ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, तो यूरोप के देश क्या बोल रहे हैं उसको। इस दौरान यूके और फ्रांस जैसे देशों ने रूस के खिलाफ बड़े रुख अपनाए हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में विभाजन देखने को मिला है। रूस को अलग कर दिया था तो उससे विभाजन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय जो गठबंधन है, जैसे यूएन है, WTO है, WHO है, ये इनमें एक अलग तनाव महसूस हुआ था रसिया के निकलने के बाद। अब यूपीएससी से क्यों इम्पोर्टेंट है ये वाला हम पा देंगे। इन सब के ऊपर भी हम लास्ट में ये वाला पॉइंट जोड़ देते हैं, ताकि आपको पता चले कि इसको मैं क्यों पढ़ रहा हूँ और इसको पढ़ने का क्या मतलब है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर यूपीएससी के उम्मीदवार को विशेषण प्रदान करता है, जो कि जीएस सेकंड में आते हैं। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके लिए। आगे देखते हैं। सत्तर भारतीय साइबर अपराध अड्डों से बचाए गए। 70 भारतीय साइबर अपराध अड्डों से बचाए गए हैं। इसके ऊपर देख लेते हैं, क्योंकि साइबर सुरक्षा आजकल बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गया है। साइबर अटैक बहुत हो रहे हैं। इसके बारे में अगर पूरा जानकारी चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। विस्तृत विश्लेषण क्या है। डिजिटल युग में साइबर अपराध की बढ़ती समस्याओं पर केंद्रित है। इसमें बताया गया है कि कैसे 70 नागरिक जो भारतीय हैं, 70 भारतीय नागरिकों का म्यांमार में स्थित साइबर अपराध अड्डे से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किया गया। साइबर अपराध का प्रसार कैसे हुआ। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपराधियों द्वारा व्यक्तिगत जानकारी, वित्तीय डेटा और संवेदनशील दस्तावेज चोरी के मामलों में वृद्धि हुई है। अगर कोई व्यक्ति जैसे कि किसी भी वेबसाइट पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देता है, तो वो स्कैमर्स के पास चले जाते हैं, या कुछ वेबसाइट ही स्कैमर होती हैं, वो आपसे डेटा ले लेती हैं फिर आपको धमकाती हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले लोन्स के बहुत ज़्यादा मामले आए थे सामने, और उससे पहले दूसरों को धमकाने का कि डिजिटल अरेस्ट कर दिया। ये सब डिजिटल अरेस्ट, लोन वाला फ्रॉड, ये सारे फ्रॉड आते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि डिजिटल जब हम डिजिटल हो गए हैं तो उसकी चुनौतियों का भी हमको सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए एक चुनौती डिजिटल साइबर सिक्योरिटी भी है।
अब इसकी बचाव के क्या क्या प्रयास करने चाहिए हमको और क्या क्या किए गए हैं उनके बारे में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने मिलकर इस साइबर अपराध नेटवर्क का पर्दाफाश किया और प्रभावित नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसका मतलब ये है कि अगर हम विश्व के साथ मिलकर काम करें तो हम इस प्रॉब्लम से निपट सकते हैं। सुरक्षा नीति क्या क्या है? भारत और अन्य देशों को साइबर सुरक्षा के लिए कठोर कानून, जागरूकता अभियान और तकनीकी सुधार की आवश्यकता है। जब तक नागरिक जागरूक नहीं होंगे तब तक साइबर अपराध नहीं रुकेगा। मान लीजिए जैसे सरकार ने नीति बना दी है, लेकिन आपके पास कोई आता है, कॉलर बोलता है कि आप डिजिटल अरेस्ट हो गए हो, आपके ये वाला ये सिस्टम हुआ है, ये हुआ है, तो आप जागरूक नहीं हैं तो आप अरेस्ट हो जाएंगे। आप खुद ही मान लेंगे कि हाँ मैं अरेस्ट हो गया हूँ। अगर आप आज जागरूक हैं इस चक्कर में, इस चीज़ के लिए, तो आप उसको मना कर देंगे और आप उसके अरेस्ट नहीं होंगे और उस साइबर अपराध से बच सकते हैं। अब यूपीएससी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका क्या महत्व है, आपको बताया। ये चीज़ें मैंने जोड़ दी हैं क्योंकि आपको पता चले कि हाँ इसका इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ पर है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। वरना हम किसी भी चीज़ को क्यों पढ़ें उसका रीज़न के साथ हम बताते हैं आपको, डेली हम बताते हैं करंट अफेयर में भी। ये तकनीकी प्रगति, डिजिटल सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जुड़ा हुआ है, और जो कि GS 3rd में आता है, साइबर सिक्योरिटीज़ वाले चैप्टर में, ठीक है। टेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड टेक वाले GS 3rd में आता है। अगला देख लेते हैं, विफल विद्यार्थी बनाम शिक्षा व्यवस्था। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये हमारी शिक्षा व्यवस्था पर भी उंगली उठाता है और हमारे समाज पर भी, और हमारे जो स्कूली तनाव है उस पर भी उंगली उठाता है। और ये एक साल में कई बार आर्टिकल आ चुका है अलग अलग नाम से और ऐसे ही कल आया है, ये कल का टॉपिक ही है बस, ठीक है। क्या है इसका मतलब? शिक्षा व्यवस्था की मौजूदा चुनौती पर केंद्रित है। इस बात पर चर्चा की गई है कि क्यों अनेक विद्यार्थी शिक्षण प्रणाली में असफल हो रहे हैं। मतलब इतने विद्यार्थी बेरोजगार क्यों हो रहे हैं? अभी डेटा आया 43% जो वो है स्टूडेंट्स वो अनएम्प्लॉय हैं। कितने? 43। ये डेटा कम नहीं है, 43। 100 में से सिर्फ 57 को ही जॉब मिल रही है, 43 को नहीं मिल रही है। तो ये डेटा आया था, इसके बेसिस पर ये आया है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि कुछ विद्यार्थी असफल हो जा रहे हैं और कुछ सफल। इतिहास में कुछ हुआ है ऐसा, देखते हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली में पारंपरिक रट्टा मारने की विधि और परीक्षा केंद्रित ढांचा छात्रों की रचनात्मक और कौशल विकास को बाधित करता है। ये तो पता ही है, रट्टा मारने की प्रथा भारत में है क्योंकि वो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ाते हैं, और एग्ज़ाम के लिए पढ़ाने का मतलब है कि आपको रटवाना पड़ेगा हर एक बिंदु। अगर आपको उसको नहीं पढ़ाना है, आप अच्छी तरीके से उसको पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छी तरीके से समझना चाहिए सब्जेक्ट को, हर एक चीज़ को समझना चाहिए जैसे हम आपको समझा रहे हैं, ना कि हम आपको रट्टा लगवा रहे हैं। अगर आप हमारी वीडियोज़ को ऐसे चला कर रख देंगे और सुनते भी रहेंगे तब भी आपको सारी बातें याद हो जाएंगी, देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुख्य समस्याएँ क्या हैं? अत्यधिक परीक्षा दबाव, प्रतियोगी माहौल, अपर्याप्त वैकल्पिक पाठ्यक्रम, कौशल विकास कार्यक्रम, शैक्षणिक संस्थानों में अपर्याप्त आधुनिक सुविधाएं। मतलब कि ये है कि हमारे भारत के अंदर स्किल बेस्ड सब्जेक्ट की कमी है, या फिर टीचर्स के अंदर वो स्किल नहीं है जो वो बच्चों को दे सकें और वो बच्चे अपना फ्यूचर उससे सुधार सकें। लिमिटेड चीज़ें हैं, लिमिटेड चीज़ों में भी आपको उसी में से निकालना है तो हमें रटना ही पड़ेगा। अगर दूसरे से आगे निकलना है तो उससे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। रटो 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 और आगे निकलो। परिणाम और प्रभाव। इन समस्याओं के चलते विद्यार्थियों ने तनाव, अवसाद और अंततः शिक्षा छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिससे देश की युवा प्रतिभा का सृजनात्मक विकास प्रभावित हो रहा है। किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति होती है उसका युवा, और जब युवा ही परेशान होगा तो उस देश की अर्थव्यवस्था रुक जाएगी, उस देश की सभी चीज़ों का रुकना तय है। उपाय क्या क्या हो सकते हैं? पाठ्यक्रम में सुधार होना चाहिए, कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, स्किल आधारित बेस्ड ऑन स्किल, शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण की टीचर्स को भी प्रशिक्षण देना चाहिए कि कैसे आपको पढ़ाना है, ना कि ये कि आप बस विद्यार्थियों को बता दे रहे कि ये नहीं। पहले विद्यार्थियों शिक्षकों को भी थोड़ा समझा दी जाए कि आपको इस टाइप से पढ़ाना है, और यह हो सकता है आपको टेस्ट भी ले लें उसका हर 6 महीने, हर 3 महीने, हर 1 साल में। यह मानसिक स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रम, और अपने भारत में मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही कम प्रयास किए जाते हैं।
तो आपको मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक कार्यक्रम चलाना चाहिए और प्रत्येक विद्यार्थी के पास जाकर उसकी मानसिक संतुलन को बनाने के लिए हर एक कोशिश करनी चाहिए और किस टाइप से उसका मानसिक संतुलन बन सकता है उसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। पाठ्यक्रम में अब यूपीएससी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विद्यार्थी परीक्षा से छोड़ रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था खराब है, इससे यूपीएससी का क्या मतलब, तो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है देखते हैं। यह विषय किसमें है, जीएस में सामाजिक सुधार, शिक्षा नीति और विकासात्मक मुद्दों पर विश्लेषण करता है। तो ये जीएस सेकंड के लिए एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें कि पॉलिटी वाला सेक्शन आता है, गरीबी आता है, शिक्षा व्यवस्था आता है। आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत का अंतरिक्ष भविष्य, स्पेस। और आजकल आपको पता होगा कि यूपीएससी स्पेस से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है। जब स्पेस से क्वेश्चन की संख्या बढ़ रही है हर साल, तो क्यों ना हम स्पेस पढ़ लें। और ये आता है जीएस थर्ड में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चैप्टर में, स्पेस, अंतरिक्ष। ओके, तो शुरू करते हैं। इसरो के नवीनतम मिशन जैसे चंद्रयान 4 और आदित्य L1 के संदर्भ में भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में उन्नति की कहानी बताता है। ठीक है कि भारत ने ये किया है अभी अंतरिक्ष में। इतिहास में क्या, 1975 में आर्यभट्ट से लेकर गगनयान चंद्रयान तक भारत ने सीमित बजट में अद्वितीय उपलब्धि हासिल की है। भारत की सबसे बड़ी विशेषता है कम बजट में अच्छा काम करना। आपको बता दें, कम बजट होता है भारत का, लेकिन एक अच्छा काम करके देता है और पूरा विश्व चौंक जाता है। ऐसे ही भारत ने काफ़ी सारे किए हैं, जैसे एक आर्यभट्ट है, चंद्रयान है, चंद्रयान 1, 2, और ये सीमित बजट में बन गए थे। मंगलयान भी है। अब ऐसे ही चंद्रयान 4 और आदित्य L1 है। आदित्य L1 का काम है सूर्य पर जाना, और चंद्रयान 4 का मतलब है कि उसमें चंद्रयान 4 में ह्यूमन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब कुछ भेजकर दोबारा वापस लाना, मतलब एक मच्छर को भेजना वापस आ जाना। नवीनतम प्रोजेक्ट, चंद्रयान 4 ने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करके वैज्ञानिक डेटा एकत्रित किया है, जबकि आदित्य L1 मिशन सूर्य का अध्ययन कर रहा है। अभी हमारा ये प्रोजेक्ट वर्किंग है। महत्व क्या है इनका, यह मिशन न केवल भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को उभारता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान को भी बढ़ावा देता है। जैसा आपको बताया कि कॉस्टली नहीं होता है, बहुत कम कॉस्ट में हो जाता है, तो पूरा विश्व चौकन्ना रह जाता है कि भारत इतने कम पैसों में कैसे कर लेता है। तो हमारे लिए कहाँ इंपॉर्टेंट है, अंतरिक्ष तकनीकी वैज्ञानिक उपलब्धि, जो कि साइंस एंड टेक के पीछे आता है और जीएस थर्ड में आता है। आपको बता दिया था मैंने पहले ही, जीएस थर्ड में आता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान दें, और अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ मैं, नोट्स बना सकते हैं। चलते हैं अगले पर, वैश्विक व्यापार और डिजिटल परिवर्तन नीति का नया मोड़। डिजिटल परिवर्तन और वैश्विक व्यापार, ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है, इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिए। वैश्विक व्यापार, डिजिटल परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय नीति में बदलाव पर केंद्रित है। हमारे टाइटल से ही पता चलता है किस पर केंद्रित है। अमेरिकी मुद्रा नीति, ईयू के डेटाबेस प्राइवेसी कानून और G20 समिट में वैश्विक व्यापार के मुद्दों पर चर्चा हुई है, और ये अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में भी इस मामले में बहुत हस्तक्षेप करता है, क्योंकि प्रत्येक देश की एक प्राइवेसी अलग है, और अलग है तो उसको एक बनाने के लिए यहाँ पर व्यापार के लिए क्या सिस्टम है, कितना टैक्स, ये सब चीज़ें यही कवर करता है। यहाँ पर भारत का दृष्टिकोण देख लेते हैं। भारत ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है और डिजिटल मुद्रा CBDC, यह है एक डिजिटल मुद्रा है भारत की। ज़्यादातर बैंक नहीं है देती हैं, लगभग कुछ ही बैंकों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है इसका, जैसे कि कोटक बैंक है, यस बैंक है, तो ऐसी बैंक इसको देती हैं CBDC को। आप इसको कुछ यूज नहीं कर सकते, सिर्फ अगर आप मान लीजिए कहीं खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में, तो खाने के लिए पे कर सकते हैं उसी से, उसको नहीं निकाल सकते हैं, ना ही उस पर ब्याज मिलता है, आपको कुछ भी उस पर नहीं मिलता है। बस ये है कि कागज़ का इस्तेमाल कम होगा और फिज़िकल मुद्रा कम हो जाएगी, ऑनलाइन मुद्रा बढ़ जाएगी। जैसे ऑनलाइन बढ़ रहा है सिस्टम, वैसे ही इसको लेकर आया गया है ताकि बिटकॉइन के रूप में इसको देखा जा सके, बट बिटकॉइन ये नहीं है। अगर आपको इसके लिए पूरी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, पूरी वीडियो इसके ऊपर बना देंगे। यह महत्व हमारे लिए क्या महत्व है इसका, यह न केवल आर्थिक विकास के लिए नीति परिवर्तन की आवश्यकता को दर्शाता है, बल्कि यूपीएससी के आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पेपर नंबर GS थर्ड के लिए भी महत्वपूर्ण है।
ठीक है। आर्थिक संबंध किस में आते हैं हमारे? अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था वाला सेक्शन कौन सा है? जीएस 3rd में आता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। संयुक्त राष्ट्र के समक्ष भारत की भूमिका, एक वैश्विक दृष्टिकोण। ये विश्लेषण क्या है इसका? मतलब एक छोटा सा ब्रीफ विश्लेषण। राष्ट्रीय संयुक्त यूएनओ, G20 समिट और यूएन जनरल असेंबली ने भारत की बढ़ती भूमिकाओं पर केंद्रित है। यहाँ पर अब अंतर्राष्ट्रीय जितनी गठबंधन हैं वो भारत की भूमिका वहाँ पर बढ़ रही है, क्योंकि भारत एक इम्पोर्टेंट देश के रूप में उभर रहा है। हमारे पास है हिंद महासागर, और हिंद महासागर का ज़्यादातर हिस्सा भारत के पास आता है, और इसकी जितने ज़्यादा इसमें मिनरल्स हैं वो सब भारत का उसके ऊपर कब्जा है। ये एक अच्छी स्थिति में भारत को खड़ा करता है लाकर। वर्तमान में वैश्विक मंच पर भारत ने स्वास्थ्य सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक समावेशन के मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाई है। नीतिगत महत्व क्या है? भारत की नीतियाँ जैसे डिजिटल इंडिया 2.0 और स्वच्छ कार्यक्रम वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब सारे देश इनको अपना भी रहे हैं, भारत की जितनी नीतियाँ, क्योंकि उनको भी लगने लगा कि भारत हाँ इम्पोर्टेंट कंट्री है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बनाने, वैश्विक मंचों में सक्रिय भागीदारी और समग्र नीति सुधारों को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। और ये आता है हमारा GS 2 में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन वाला चैप्टर हमारा GS 2 में आता है, पॉलिटी वाले में। चलते हैं आगे। इस वीडियो में हमने देखा है कि 1 फरवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक UPSC प्री 2025 के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते थे, हमने आपको कवर करके दिए हैं। अगर आप इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो को दोबारा देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, नोट्स बना लें। और UPSC के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है उसको भी आप जान गए होंगे, क्योंकि मैंने सारे टॉपिक्स के नीचे आपको ये सब बताया हुआ है। और इस वीडियो की PDF आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करंट अफेयर डेली पाने के लिए हमको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली करंट अफेयर की वीडियो लाते हैं। उसके बाद आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं, हमारा पूरा क्या लिखा है और हमारा क्या उद्देश्य है। और आप UPSC जोन के ज़रिए हमसे जुड़ भी सकते हैं, upsczone.in, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को एक अलग मुकाम पर ले जाएं। यहाँ पर सब कुछ फ्री है। UPSC जोन में सब कुछ आपको फ्री में मिलता है, ठीक है। जब आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि वो सब कुछ फ्री में है, तो एक अच्छा फील होता है कि हाँ फ्री में सब चीज़ें मिल रही हैं। तो आप वहाँ upsczone.in में जाकर पढ़ सकते हैं सब कुछ फ्री में। अगर आपको फ्री नहीं मिलता तो आप मुझे कांटेक्ट करें, नीचे कमेंट्स कर दें, मैं आपको एक्सेस दे दूँगा। थैंक यू। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमें प्यार देना ना भूलें।